हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ट्रू यान एम्परर के सामने खड़ा हुआ था और ट्रू यान एम्परर थोड़े आज इमोशनल से नज़र आने वाले हैं क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि तुमने 30 साल यहाँ क्योस सिटी के अंदर रहकर अपनी कल्टीवेशन को किया है, लेकिन अब ये चीज़ें ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी हैं और अब हम तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं ताइशू स्पेस के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाके तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो यहाँ पर जो क्योस सिटी के अंदर तुमने चीज़ों को किया है वहाँ की चीज़ें थोड़ी और डिफरेंट होने वाली हैं। साथ ही कह रहे थे कि वैसे क्योस सिटी तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग कह रहा था कि कंफर्टेबल, आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि 20% जो ग्रुप के लोग थे वो तो क्योस बीस्ट की वजह से ही मारे गए हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाहर वाली जगह इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके बाद ट्रू यान एम्परर कह रहे होते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जगह जो होगी वो इससे भी 100 गुना ज़्यादा डेंजरस होगी लुओ फेंग। साथ ही वो उसको मोटिवेट भी करते हैं। वो खुश थे कि लुओ फेंग अपनी कल्टीवेशन के लिए आगे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात से बुरा भी लगता है कि इतना अच्छा डिसाइबल उनसे कहीं ना कहीं पीछे भी छूट रहा है। वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि यहाँ पर 100 सालों के अंदर शायद जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो तुम में से आधे भी जिंदा नहीं बचेंगे, और यही उस जगह की सच्चाई है लुओ फेंग। हालांकि ये बात बताते हुए उनका दिल काफ़ी भारी हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से भी डर था कि अगर लुओ फेंग को कुछ हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा। हालांकि फिर वो लुओ फेंग को विश्वास दिलाते हुए कह रहे होते हैं कि पर मुझे यकीन है कि जो भी होगा अच्छा होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग भी उनकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुका था और कह रहा होता है कि जिसके बाद वो तुरंत ही अपने मास्टर को काटो करता है। और ये देखने के बाद तो ट्रू यान एम्परर भी उसको मना कर रहे होते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लुओ फेंग पूरी श्रद्धा के साथ उनको काटो कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बीते जितने भी सालों में आपने मुझे ट्रेन किया है। तभी यहाँ पर जो हमारे ट्रू यान एम्परर होते हैं उनके फेस पे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, और अब वो काफ़ी प्राउड के साथ लुओ फेंग से कह रहे थे कि चलो अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक स्पेसशिप वहाँ पर अपीयर हो जाती है, और अब हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके वो सारे ही लोग उसके अंदर एंटर कर रहे थे। लुओ फेंग भी उसके अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि अब उसे अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जो जाना है। तभी यहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, लेकिन लुओ फेंग किसी अलग ही सोच में मौजूद था। वो ये देख रहा होता है कि एक एक प्लेनेट के ऊपर कैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल भयंकर मॉन्स्टर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बहमूत की टक्कर के ही होंगे। जिसके बाद लुओ फेंग सोच में लगा था और कह रहा था कि पिछले 30 सालों से क्योस सिटी के अंदर मैंने मास्टर्ड कर लिया है 9 क्योस को। इसके अलावा जो इसकी फर्स्ट पिक्चर थी मैं उसको भी सीख चुका हूँ, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी लॉ ऑफ स्पेस को लेके वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। गोल्डन हॉर्न बहमूत बीस्ट जो है उसने भी अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और उसके मर्डरस ऑरा भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसकी जिसकी वजह से 6 लेवल को भी यहाँ पर जल्दी से कर पाया है। इसके अलावा वो ये कह रहा होता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जब मैं एक बार ताइशू स्पेस के अंदर चला जाऊँगा तो वहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, और मेरी प्रैक्टिस तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर ये जो जर्ग नेस्ट है, मैं इसके बारे में सोचकर परेशान हूँ, न जाने वहाँ पर क्या हो रहा होगा। तभी वहाँ पर उसके ब्रदर हुआ का कॉल उसको आ जाता है, तो लुओ फेंग देखने लगा था कि हुआ थोड़ा परेशान है और कह रहा था कि ब्रदर आप अभी ताइशू में ही जा रहे हो ना, तो आप मेरा एक काम करना कि वान्यू बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप प्लीज़ उससे ज़रूर से ही मिल लीजिएगा। ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग हैरान था और कह रहा था कि वान्यू के अंदर आखिर वहाँ पर कौन हो सकता है। तभी वो कह रहा था कि पिंगहाई, लेकिन तभी चुप हो जाता और कह रहा था कि असल में एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रदर, जल्द से जल्द आप वहाँ चले जाएँ। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे तो आहुआ कंपनी के सारे ही मैटर्स संभाल लेता है और कभी भी वो मुझसे नहीं कहता किसी भी काम के लिए, और आज शायद से कोई बड़ा ट्रबल ही होने वाला होगा जिसकी वजह से वो मुझे कह रहा है, तो मुझे इस चीज़ को अभी ही देखना होगा। ये कहते साथ ही लुओ फेंग तुरंत ही अपने फेस के ऊपर अपना वही
अपना हेलमेट लगा लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर पहुंचने लग जाता है उसी बिल्डिंग के अंदर जहां पर लुओ फेंग को जाने के लिए बोला था हुआ ने। अब हुआ की बात सुनने के बाद लुओ फेंग के दिल में कुछ कुछ हो रहा होता और वो यही सोच रहा था कि न जाने कौन सा इंपॉर्टेंट काम होगा। जिसके बाद वो फाइनली जाके वहां पर पहुंच ही जाता है। वो काफ़ी स्ट्रेस्ड नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो उसका स्ट्रेस कहीं ना कहीं गायब हो गया था। और उसके बाद वो सामने देखता है तो सूशिन वहाँ पर मौजूद थी, जो कि यहाँ पर लुओ फेंग को देखती है तो लुओ फेंग भी एकदम ही गुलाब की तरह खिलने लग जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है एक बार फिर से शूशिन को अपने सामने देखकर। वो भी लुओ फेंग को काफ़ी प्यार से देख रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कुछ कॉफ़ी वगैरह लेने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा वैसे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने सच में इतनी ज़्यादा हाईली प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। जिसके बाद उसकी तरफ को कॉफ़ी लेकर आता है और यहाँ पर सुशिन कह रही थी कि बिल्कुल हमने यहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी के लेवल को ही ब्रेक थ्रू कर डाला। अब इसकी सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि 1 लाख से भी ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ में, और इसकी नेटवर्थ के बारे में तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगी कि वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर अच्छा खासा रोब अब मैं दिखाने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक कोर मेंबर बन चुकी हूँ वर्चुअल यूनिवर्स की। कैसा लगा तुम्हें ये सुनकर। जैसे ही लुओ फेंग ये बात सुनता है पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि सुशिन आखिर क्या कह रही है। उसके अगले सेकंड उसको कफ होने लग जाती है और कह रहा था कि क्या सच में ये बात सही है। तभी सुशिन हंसने लग जाती है कि बिल्कुल, क्या तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। जिस पर लुओ फेंग कह रहा था कि कोर मेंबर। तभी वो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक कोर मेंबर ही नहीं बनी हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐसे प्रोसीड कर रही हूँ कि फुल्ली अपग्रेड कर दिया है मैंने अपना जर्ग हाइव सिस्टम, और उसी की वजह से यहाँ पर हमने उसका डिफेंस एकदम ही तगड़ा कर डाला है। साथ ही इंटरस्टेलर लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी हमने 6 टाइम यहाँ पर एक्सपेंड कर दी हैं, जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा फास्ट हो रही हैं लुओ फेंग। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हें अमेजिंग नहीं लगता। ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग उसकी शक्ल को देख रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पर उसके एफर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहा होता है। और जैसे ही सुशिन उसके पास आ रही थी तब लुओ फेंग कह रहा होता है कि हालांकि ये देखने में इतना आसान लग रहा है और उसने मुझे इतनी आसानी से बता भी दिया, लेकिन कंपनी को इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर लेके जाने के लिए ना जाने इसने कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे, और आज तक कभी इसने मुझसे पूछा भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग के एक्सप्रेशन देखने के बाद सुशिन को लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं शायद से लुओ फेंग को इस बात पे बुरा लगा, और वो पूछ रही होती है कि लुओ फेंग, क्या तुम गुस्सा हो कि मैंने तुमसे यहाँ पर तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछा। जिसके बाद तो लुओ फेंग उसकी शक्ल को अभी भी देख रहा होता है। तभी वो कह रही थी कि लुओ फेंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि कंपनी के सारे ही मैटर्स को मैं हैंडल कर सकती हूँ और मैं उन्हें ऑथराइज्ड भी करती हूँ। लुओ फेंग, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम क्योस सिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन तभी लुओ फेंग आता और उसे उसके बेली से पकड़ लेता और कह रहा था कि सुशिन। जिसके बाद वो यहाँ पर समझ जाती है कि असल में लुओ फेंग को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है और यहाँ पर वो उसके बारे में गुस्सा नहीं कर रहा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच कि तुमने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है मेरे लिए। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि सुशिन, लेकिन मैं एक बार फिर से ताइचू के अंदर जाने वाला हूँ। लुओ फेंग को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि यहाँ पर इस वक्त तो वो उसको ये भी नहीं बताता कि वो कब वापस आने वाला है, क्योंकि अभी तो वो क्यों सिटी से प्रैक्टिस करके वापस आया था और अब एक बार फिर से उसको वापस जाना है। जिसके बाद यहाँ पर सुशिन भी समझ जाती है कि लुओ फेंग को यहाँ पर बुरा लग रहा है। तभी वो कह रही थी कि ज़रा एक बार अपने एक्सप्रेशन को तो देखो लुओ फेंग, तुम्हें इतना ज़्यादा गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं। तभी वो यहाँ पर स्क्रीन लगा लेती है और हुआ ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके इंतज़ार में ही बैठा है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सिस्टर इन लो जल्दी से वापस आ जाइए, ब्लू स्टार बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, जल्दी से मुझे आपकी डिसीजन की ज़रूरत है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी दूसरी एम्प्लॉय कह रही होती है कि सिस्टर आप प्लीज़ वापस आएँ, क्योंकि यहाँ पर हमें मिस्टर शू के एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है और एक बंदा और ऐसे ही आ रहा होता है। तभी ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के ऊपर हैं। जिस पर सुशिन कहती है कि ठीक है तुम अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो लुओ फेंग, अभी रोड पे हमें बहुत ज़्यादा आगे तक चल के जाना है।
जिस पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और यहाँ पर लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है कि सुशिन भी यहाँ पर अपनी जान से ज़्यादा एफर्ट्स हर एक चीज़ के अंदर डाल रही है, जिससे कि लुओ फेंग की यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी हो जाएं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि असिस्टेंट वहाँ पर आ गई थी और कह रही थी कि आप लोग अब ताइशू एयर स्पेस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर अब आप लोग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी, साथ ही कुछ स्पेशल चीज़ें भी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यहाँ का ये जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये जगह। साथ ही वो ये भी बताती है लेकिन इतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी ताइशू स्पेस के अंदर बहुत ही सारी जगह हैं। तभी वो कहती है कि सभी रेडी हो जाएं क्योंकि अब हम शटल करके यहाँ से जाने वाले हैं। तो सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा टाइट होकर बैठ जाते हैं और अब यहाँ पर जो स्पेसशिप थी वो तुरंत ही वहाँ से शटल करते हुए कंप्लीट करके उस जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है और अब हमें देखने के लिए मिलती है एक न्यू स्पेस। और ये यहाँ पर पता चलता है कि इस जगह का जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 5 बिलियन लाइट ईयर्स का है। तो आप लोग इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही वो कह रही थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड लाइफ भी मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये जगह कल्टीवेशन के लिए भी ख़तरनाक है। और अब ये लोग ताइशू स्पेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी को बता रही होती है कि अब यहाँ पर आपका जो कल्टीवेशन होगा वो एक अलग तरीके से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव कल्टीवेशन रिसोर्सेज मौजूद हैं एयर स्पेस के अंदर। तो आप लोग अपने पूरे दिल से यहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक शील्ड बैरियर अपने अराउंड लगा लेता है। उसके बाद वो तुरंत यहाँ पर ढेर सारी सोर्स का इस्तेमाल करता है और कह रहा था कि मुझे लगा था कि ताइशू के अंदर एंटर करते ही मेरी कल्टीवेशन जो है वो एक स्टेप एडवांस कर जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बाउंस भी करेगी, वो भी इस तरीके से। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग यहाँ पर बैठकर अब प्रैक्टिस शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था और चाह रहा होता है कि जल्द से जल्द अपनी प्रैक्टिस को शुरू भी करे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू करता है, उसकी स्पीड तो पहले से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो वहाँ वापस आता है तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा था लुओ फेंग के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके कुछ दुश्मन भी मौजूद थे जिन्हें तो खुशी ही हो रही होती है कि लुओ फेंग बस किसी भी तरीके से इन लोगों से पीछे ही रहे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बबाता भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है कि लुओ फेंग की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है। तो फिर लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग तुम्हारी स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई है, वक्त आ गया है कि इसे वापस से ठीक करा जाए। और तभी वो यहाँ पर 5 इमोर्टल सर्वेंट में से एक के बारे में बताती है और कह रही थी कि बोकोडो जो है वो यहाँ पर प्रोफाउंड नॉलेज रखता है इन्फर्नल वेपन के बारे में और तुम्हें शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यूए किलर है जिसके यहाँ पर जिसके आने से पूरा का पूरा यूनिवर्स कांपता था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब यहाँ पर लुओ फेंग ये बातें सुनता है तो वो खुद भी थोड़ा घबरा जाता है। तो बबाता उसे बता रही होती है कि बिल्कुल वो एक डेंजरस प्लेस से आता है जो कि यूनिवर्स के एकदम एज पर है और हमें दिखाया जाता है कि वाकई में वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। बबाता एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स के अंदर वो जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर तो लावा भी ऐसे बह रहा होता है जैसे समुद्र से पानी बह रहा हो। वो कहती है कि वो जगह एक प्रिजन कहलाई जाती है। ऑल्दो इस जगह पर जितने भी लोग रिबॉर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उनकी जो वो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। बोकार्डो का जब बर्थ हुआ था तब उसका काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड था अदर लोगों के खिलाफ, जिस वजह से वो यहाँ पर एक जेलर किलर बन गया। हालांकि यहाँ पर उसकी स्पीड का तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन लुओ फेंग हाउस ओनर जो था उसने यहाँ पर सुसाइड करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जब यहाँ पर वो मास्टर से मिला और उनकी पावरफुल नॉलेज को उसने देखा तो उनके सामने घुटने टेक दिए और उसके बाद से ही मास्टर के लिए डेडिकेटेड हो गया। जिसके बाद हमें बोकोडो के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है कि बोकोडो आखिर चीज़ क्या है। जैसे ही वो वहाँ पर आता और अपने फिस्ट को भींचता है, लुओ फेंग की आंखें एकदम से ही अजीब सा रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उसके फिस्ट भर से ही यहाँ पर लुओ फेंग की डेथ हो चुकी थी एक बार। बवाता भी ये चीज़ देख रही थी कि भाई साहब ये कितना ज़्यादा फास्ट है बंदा। वो अपने वेपन को ऐसे रख रहा होता है जैसे कि न जाने क्या हो। लुओ फेंग भी देख रहा था कि ये तो स्पीड के मुकाबले में क्या ही खतरनाक सा बंदा है।
वो अपने वेपन को लेके लुओ फेंग के सामने खड़ा था और उसके बाद इन लोगों की फाइटिंग शुरू होती है। लुओ फेंग तैयार हो चुका था, अपनी सोड आगे बढ़ाता है अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो सोड उसके नेक के पास जाती है तो वो तो यहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ में बस एक स्टोन मात्र से उन सभी को ख़त्म कर डालता है। लुओ फेंग बैडली फेल हो चुका था, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही भी बोकोडो मचा रहा होता है। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी बड़ी सी उस लाठी को भी समन कर लेता और उसे फेंक कर मारता है इस बंदे के, जिससे कि शायद से ही कुछ तो कर पाएगा, लेकिन इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं थी। इवन वो तो यहाँ पर लुओ फेंग को ही कॉपी करके लुओ फेंग जैसा ही वेपन बना डालता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। लुओ फेंग दूर जाकर गिरता है और देखने लगा था कि आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की पावर का इस्तेमाल करता है जो इतना ज़्यादा फास्ट है। लुओ फेंग उसके सारे मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा था और उसे समझ में आता है कि ये एक परफेक्ट मैकेनिज्म है जो कि लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा के सीख पाएगा। वो बस इसे समझते समझते ही यहाँ पर शिकार हो जाता है एक बार फिर से उसका, लेकिन फिर पीछे को हट जाता है। जिसके बाद बोकोडो को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने वेपन का शो ऑफ कर रहा था, जो कि बनता भी था। जिसके बाद इन लोगों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने तो इसकी स्पीड को 100 टाइम यहाँ पर कम करके देख लिया, फिर भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई में एक काफ़ी ख़तरनाक लेवल का कॉम्बिनेशन ये बंदा यूज़ कर रहा है। मैंने तो इसको ढंग से देखा भी नहीं, लेकिन अब यहाँ पर उसे थोड़ा बहुत इसकी मिस्ट्री के बारे में हिंट मिल चुका होता है। जिसके बाद लुओ फेंग एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी था। वो बंदा अपना वेपन और साथ ही उस वेपन का भी इस्तेमाल करता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार लुओ फेंग उसके वेपन को पीछे हटाने में कामयाब हो गया था, जो कि वाकई में एक उपलब्धि ही होती है। जिसके बाद लुओ फेंग 3725 बार देख चुका हूँ मैं इसको, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा सिमिलर है जो कि है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो है क्या। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी कंफ्यूज्ड था। तभी उसे मास्टर की बात याद आती है जो कि उसे कह रहे थे कि टाइचू के अंदर क्यों सिटी जैसा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ यूनिवर्स का ओरिजिनल लॉ काम करता है और वहाँ पर अगर तुम्हें डिपेंड रहना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड रहो। साथ ही वो उसे एक स्क्रोल भी देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग उस स्क्रोल को देख रहा होता है और वो एक स्पेस टाइम एसे था, जिसको देखने के बाद यहाँ पर बबाता कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसे है, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो 9 क्योस मॉन्यूमेंट के ऑनर के द्वारा लिखा गया है। वैसे तो इसके काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से इसके अंदर ढेर सारा सीक्रेट्स भी भरा पड़ा है लुओ फेंग, लेकिन यहाँ पर ये जो 10 टाइप के इसके वॉल्यूम से उसमें से 2 की ही कीमत 100 बिलियन है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लुओ फेंग ये सुन के चक्कर खाता है तो बबाता उसे संभालती भी कह रही थी कि परेशान नहीं हो, कंपनी ने प्रैक्टिशनर्स के लिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रख दी है कि कम से कम 10,000 पॉइंट आप हमें दे दो और उसके बदले 2 वॉल्यूम मिल सकते हैं। लुओ फेंग खुश हो जाता और कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ओवर पास को क्लियर करते समय 30,000 पॉइंट्स को बचा लिया था। ये सुनकर बबाता कहती है तो फिर ठीक है, डिलीवरी 3 सेकंड्स के अंदर आती ही होगी। जिसके बाद वो स्क्रोल वहाँ पर आ जाते हैं और अब लुओ फेंग उसको खोल कर देखता है तो वो तो ब्रह्मांड की कुछ अलग ही गहराइयों के अंदर पहुंच चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। जिसके बाद लुओ फेंग ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे ही ब्रह्मांड के अंदर ऑलमोस्ट एक चक्कर लगा के तो आ ही रहा था और यहाँ पर लुओ फेंग इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी बबाता कह रही होती है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, तो लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ धीरे धीरे तो मैं इसे समझ रहा हूँ। लुओ फेंग काफ़ी खुश था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डीएनए के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल चुकी थी। अलावा उसे ढेर सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जो कि उसके आर्मामेंट्स और साथ ही यूनिवर्स के सीक्रेट के साथ में जुड़े हुए थे, जिससे कि लुओ फेंग खुश था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये आर्मामेंट ही है जो कि उसे यहाँ पर बचा सकता है, तो अब उसे इस चीज़ को स्टडी करना होगा। लुओ फेंग कह रहा था कि बाबा तब तुम बाहर हांटने के लिए जा सकती हो और मैं यहाँ पर आराम से स्टडी करूँगा। जिसके बाद वक्त ऐसे ही निकल जाता है। लुओ फेंग अपनी प्रैक्टिस को कर चुका था और यहाँ पर जैसे ही अब वो प्रैक्टिस में से उठता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बबाता यहाँ पर दूसरे एआई सिस्टम के साथ में गेम खेल रही थी। लुओ फेंग के बुलाने पर वो चली जाती और अब वो यहाँ पर चीटिंग बाजी कर देता है।
जिसके बाद लुओ फेंग पूछ रहा होता है कि बता ज़रा क्या टाइम हुआ है बताना। तो वो कहती है कि लुओ फेंग 32 दिन हो चुके हैं, आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, चलो बताओ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अब कितनी हो चुकी। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने 3219 सीक्रेट्स को सीख लिया है, मैं इनको समझ गया। बबा तभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और कह रही होती है कि तुमने इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस पिक्चर के फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ को भी समझ लिया, आखिर किस तरीके की ट्रिक का तुम इस्तेमाल कर रहे हो लुओ फेंग। जिसके बाद वो कहती है कि ग्लेसी ने 10 दिन पहले तुमको चैलेंज दिया है और वही कह रहा है कि तुम एकदम ही डरपोक हो और वो तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए भी बुला रहा है। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, ज़रा मैं इसकी हड्डी पसली ठीक करके ही आ जाता हूँ आज। और तुरंत ही चला गया था अपने हाथ पैर ढीले करते हुए। तभी बवा तभी उसके पीछे चली जाती और उसके बाद ग्लेसी को देखते हैं। तभी सारे ही लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, रोंग जुन और ऊका भी वहीं होते हैं। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपनी पावर को पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बाकी सारे लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ भाई साहब, हम भी वेट नहीं कर पा रहे हैं आपकी बेइज्जती करने के लिए। सो गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर से ही वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।